विकसित थी। दिल्ली सल्तनत में जो है तुर्की तथा अफगान वंशों के शासन किया था। तो दोस्तों आप कह सकते हो कि जो पहली बार तुर्की और अफगान ने भारत पर शासन किया था, ये किया था दिल्ली सल्तनत में। चलो, तो दिल्ली सल्तनत का जो सबसे पहले राजवंश दिल्ली पर शासन करता है, जो दिल्ली पर शासन करता है, ये था आपका गुलाब वंश। तो दोस्तों गुलाब वंश को हम इलवरी, ममलूक और दास वंश के नाम से भी जाना जाता है। गुलाब वंश के दौरान कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतबी, इल्तुतमिश ने शमसी और बलबन ने बलबनी शासन व्यवस्था चलाई थी। दोस्तों ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये पूछ लिया जाता है कि जो कुतबी है ये किसने चलाई थी। तो दोस्तों कुतबी चलाई थी कुतुबुद्दीन ने। ऐसा याद कीजिए, कुतबी जो है कुतुब से बना है, तो कुतुब से बना है कुतबी, और इल्तुत से बना है शमसी, और जब बलबन की बात करते हैं तो बलबन से बलबनी हो गया। तो दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक ने चलाई थी कुतबी, इल्तुतमिश ने चलाई थी शमसी, और बलबन ने चलाई थी बलबनी शासन व्यवस्था। चलिए अब देखते हैं गुलाम वंश की स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी 1206 में, माफ़ कीजिए 1206 में, और ये की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। जो कुतुबुद्दीन था उसने अपनी राजधानी बनाई थी लाहौर, बनाई थी। दिल्ली का वह सुल्तान जिसकी मृत्यु पोलो खेलते हुई थी। तो दोस्तों ये हुई थी कुतुबुद्दीन ऐबक की। लाख वक्स के नाम से किसको जाना जाता है। तो दोस्तों ये जाना जाता है कुतुबुद्दीन को, क्योंकि कुतुबुद्दीन ने जो है लाखों को दान कर देता था। जो कुतुब मीनार है उसकी नींव रखी थी आपके कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अजमेर में जो है 2.5 दिन का झोपड़ा है, ये बनवाया था आपके कुतुबुद्दीन ने। तो दोस्तों कुतुबुद्दीन ने 3-4 कार्य करे थे। पहला जो कुतुब मीनार का निर्माण कराया था, दूसरा आपका अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया था, तीसरा जो है इसकी राजधानी जो थी, इसकी जो राजधानी थी ये थी आपकी लाहौर, इसकी राजधानी थी लाहौर। चलिए अब आगे देखते हैं। कुतुबुद्दीन का जो उत्तराधिकारी था ये था आपके आराम शाह। आराम शाह की मृत्यु के बाद दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा। तो दोस्तों ये बैठा था इल्तुतमिश, जो आपके बैठा था 1211 में, ये बैठा था 1211 में। चलिए आगे देखते हैं। 1 मिनट रुकिए, थोड़ा इसका कलर चेंज कर लेता हूँ। चलिए, जो कुतुब मीनार है इसको पूरा किसने कराया था। तो दोस्तों इसको पूरा कराया था इल्तुतमिश ने, पहला शासक जिसने बगदाद के खलीफा की उपाधि धारण की थी, ये की थी इल्तुतमिश ने। अगर ऐसा आपसे पूछा जाए कि दिल्ली सल्तनत में ऐसा कौन सा शासक था जिसने बगदाद के खलीफा की उपाधि धारण की थी, तो दोस्तों ये था आपका इल्तुतमिश। दिल्ली का पहला प्रभुत्व संपन्न सुल्तान था, तो ये था आपका इल्तुतमिश। आप ऐसा कह सकते हो कि दिल्ली सल्तनत का ऐसा सुल्तान जो सारे कार्य खुद ही करता था, किसी पे डिपेंड नहीं होता था, तो दोस्तों ये था आपका इल्तुतमिश। यानी हम कह सकते हैं कि दिल्ली का वास्तविक सुल्तान जो था वो था आपका इल्तुतमिश। दिल्ली का वास्तविक सुल्तान जो था ये था इल्तुतमिश। चांदी का सिक्का जिसको कहते थे टंका, ये चलाया था आपकी इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने जो राजधानी कहाँ थी, लाहौर, जो बनाई थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, उसको वहाँ से हटाकर दिल्ली लाया। तो दोस्तों जो दिल्ली लाया था ये लाया था आपके इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने चंगेज़ खां से बचने के लिए जो एक व्यक्ति था जिसका नाम था जलालुद्दीन, उसे अपनी शरण में लेने से मना कर दिया। उसको कहा कि भाई साहब तू यहाँ से भाग जा, अगर तू मेरी शरण में आ गया तो चंगेज़ खां मेरे ऊपर आक्रमण कर देगा। तो इससे बचने के लिए इसने ऐसा कर दिया था। इल्तुतमिश के बाद दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा। तो दोस्तों ये था आपका रुकनुद्दीन फ़िरोज़, प्रथम मुस्लिम शासिका दिल्ली सल्तनत पर या दिल्ली की गद्दी पर जो बैठी थी। तो दोस्तों ये थी आपकी रजिया सुल्तान, ये बैठी थी आपकी 1236 में। तो दोस्तों ये बैठी थी 1236 में। जो रजिया थी इसकी हत्या कर दी गई थी
कैथल में, जो आपके वर्तमान का हरियाणा राज्य है। ऐसा सुल्तान जो टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करता था। तो दोस्तों ये था आपका नसीरुद्दीन मोहम्मद। बलबन का वास्तविक नाम था बहाउद्दीन। तो दोस्तों ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो आपका बलबन था इसका वास्तविक नाम क्या था। तो दोस्त इसका वास्तविक नाम था बहाउद्दीन। सिजदा व पाबोस की प्रथा किसने चलाई थी। तो दोस्तों ये चलाई थी इल्तुतमिश ने। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सिजदा और पाबोस इसकी प्रथा किसने चलाई थी, तो दोस्तों ये चलाई थी आपके बलबन ने। तो ये किसने चलाई थी, तो ये चलाई थी बलबन ने। फारसी एक त्यौहार था जिसका नाम था नौरोज़। तो दोस्तों इसकी शुरुआत की थी आपके बलबन ने नौरोज़ जो फेस्टिवल है इसकी शुरुआत की थी, जो फारसी फेस्टिवल था। लोह एवं रक्त की नीति अपनाई थी। तो दोस्तों ये अपनाई थी बलबन ने। ये नीति इस प्रकार की थी कि खून के बदले खून और दूध के बदले दूध। अब आगे देखते हैं। उलुंग खा की उपाधि किसने धारण की थी। तो ये की थी आपके बलबन ने। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लिया जाता है कि जो हमारा बलबन था इसने किसकी उपाधि धारण की थी। तो दोस्तों बलबन ने जो उपाधि धारण की थी इसको कहते थे उलुंग खा। अब आगे देखते, अमीर खुसरो व अमीर हसन किसके दरबार में रहते थे। तो दोस्तों ये रहते थे बलबन के दरबार में। अमीर खुसरो और अमीर हसन। गुलाम वंश का अंतिम शासक था शमसुद्दीन कैमूर्स। तो दोस्तों ये भी इम्पोर्टेंट है, पूछ लिया जाता है कि कभी कभी कि गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था। तो गुलाम वंश का अंतिम शासक था शमसुद्दीन कैमूर्स। चलिए अब देखते हैं खिलजी वंश। अब बात करते हैं खिलजी वंश। तो दोस्तों आपका जो खिलजी वंश है ये 1290 से शुरू होता है। ये शुरू होता है 1290 से और जो लगभग 1220 तक चलता है। चलिए अब देखते हैं। जो खिलजी वंश है इसकी शुरुआत की थी जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी ने, और ये की थी 1290 में। सुल्तान बनने से पहले वह बुलंदशहर का एक इक़्तिदार था। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी बहुत उदार शासक था। वह हिंदुओं के प्रति काफ़ी सहिष्णु था। उसने मंगोलों को पराजित किया था। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि दिल्ली सल्तनत का ऐसा कौन सुल्तान था जिसने मंगोलों को पराजित किया था, तो दोस्तों ये था आपका जलालुद्दीन खिलजी, जो आपके खिलजी वंश का भी संस्थापक था। इसके शासनकाल में मंगोल दिल्ली में बसे, जिन्हें कहा गया नवीन मुसलमान। तो दोस्तों आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा शासक था जिसके समय में जो मंगोल थे ये हारे थे और दिल्ली आकर बस गए थे। तो दोस्तों ये था आपका जलालुद्दीन खिलजी, और इसने कहा इन मंगोलों को नवीन मुसलमान। चलिए अब देखते हैं आगे। गुलाम वंश को समाप्त कर खिलजी वंश की स्थापना किसने की। तो दोस्तों ये की थी आपकी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने। जो जलालुद्दीन था इसकी हत्या के बाद दिल्ली का सुल्तान कौन बना था। तो दोस्तों ये बना था अलाउद्दीन खिलजी, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी जो था इसका क्या था, भतीजा था। और जो जलालुद्दीन था ये इसका चाचा था। अलाउद्दीन खिलजी ने इसको मारकर गद्दी पर अपना राज्य स्थापित कर दिया था, अपना सत्ता स्थापित कर दी थी। अलाउद्दीन के बचपन का नाम था अली या गुरशास्प। नगद वेतन और स्थायी सेना रखने की नींव चलाई थी अलाउद्दीन खिलजी ने। ये भी आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लिया जाता है कि दिल्ली सल्तनत में या मध्यकालीन भारत में कौन ऐसा शासक था जिसने नगद वेतन और साथ में स्थायी सेना रखने की नींव रखी थी। तो दोस्तों ये था आपका जलालुद्दीन खिलजी। घोड़ा दागने, साथ में सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा भी जो है ये चलाई थी अलाउद्दीन खिलजी ने। मूल्य नियंत्रण प्रणाली की स्थापना किसने की थी। तो दोस्तों ये की थी आपकी अलाउद्दीन खिलजी ने। किसके शासनकाल में सबसे ज़्यादा मंगोल आक्रमण हुए थे। तो आप कह सकते हो ये हुए थे अलाउद्दीन खिलजी के, क्योंकि
जो इसके चाचा थे जलालुद्दीन खिलजी, उसने क्या था, मंगोलों को पराजित किया था और अपने यहाँ पे बसा लिया था। तो जिससे क्या है, परेशान होकर, जिससे रुष्ट होकर मंगोलों ने सबसे ज़्यादा आक्रमण किए थे। दक्षिण भारत विजय के लिए अलाउद्दीन ने किसको भेजा था? तो दोस्तों अलाउद्दीन ने भेजा था मलिक काफूर को। जो मलिक काफूर था, ये एक दास था जो दक्षिण से विजय करने के बाद अलाउद्दीन खिलजी अपने साथ लेकर आया था। अलाई दरवाज़ा, सीरी का किला, नंबर 1 अलाई दरवाज़ा, नंबर 2 सीरी का किला, नंबर 3 हजार खंबा महल। इन सब का निर्माण किसने कराया था? तो दोस्तों इन सब का निर्माण करवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। अगर आपसे पूछ ले जाए कि अलाई दरवाज़ा, सीरी का किला और साथ में हजार खंबा महल किसने निर्माण कराया था? तो दोस्तों ये कराया था आपके अलाउद्दीन खिलजी ने। नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला जो मुस्लिम शासक था, इसका नाम था बख्तियार खिलजी। ये था बख्तियार खिलजी। जो मोहम्मद गोरी का एक दास था, जो मोहम्मद गोरी का एक दास था, किसने अपने को सिकंदर ए शानी के नाम से उपाधि धारण दी थी? तो दोस्तों ये दी थी जलालुद्दीन खिलजी ने। दिल्ली सल्तनत की राजकीय भाषा जो थी, अगर आपसे पूछ ले जाए कि दिल्ली सल्तनत की जो राजकीय भाषा थी ये कौन सी थी? तो दोस्तों ये थी आपकी फ़ारसी। दिल्ली सल्तनत की जो राजकीय भाषा थी ये थी फ़ारसी। अब आगे बात करते हैं हम तुगलक वंश की, जो आपका स्टार्ट होता है 1320 से, जो 1320 से स्टार्ट होता है और जिसकी स्थापना की थी गयासुद्दीन तुगलक ने। तो दोस्तों तुगलक वंश की स्थापना की थी गयासुद्दीन तुगलक ने। खुसरो शाह के शासन को समाप्त कर गयासुद्दीन तुगलक ने 1320 में दिल्ली सल्तनत पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया था। गयासुद्दीन तुगलक का नाम जो है गाजी तुगलक था। अलाउद्दीन खिलजी के समय वह दीपालपुर का सूबेदार था। गयासुद्दीन तुगलक पहला सुल्तान था जिसने कृषि उत्पादन में वृद्धि की और सबसे ज़्यादा ध्यान दिया। अगर आपसे पूछ ले जाए कि कृषि के ऊपर सबसे ज़्यादा किसने ध्यान दिया दिल्ली सल्तनत पे, तो दोस्तों हम कहें कि तुगलक वंश का एक शासक था जिसका नाम था गयासुद्दीन तुगलक। इसने क्या करा था? इसने क्या करा? कृषि पर अत्यधिक ध्यान दिया था, जिससे क्या हुआ? अत्यधिक वृद्धि देखने को मिली। इसने क्या करा? साथ में नहरों का निर्माण भी कराया था, क्योंकि कृषि उत्पादन में पानी चाहिए और पानी के लिए क्या चाहिए? नहर चाहिए। तो इसलिए इसने नहरों का निर्माण भी कराया था। इसने दिल्ली के निकट क्या करा? तुगलकाबाद नामक एक नगर की स्थापना भी की थी। अगर आपसे पूछा जाए कि जो गयासुद्दीन तुगलक था इसने क्या क्या कार्य किए, तो सबसे पहले इसने क्या करा? कृषि उत्पादन में वृद्धि की और उस पर अत्यधिक ध्यान दिया। साथ में दूसरा कार्य किया इसने, नहरों का निर्माण कराया। और तीसरा कार्य जो करा था इसने, तुगलकाबाद नगर की स्थापना भी कराई थी। अब चलिए आगे देखते हैं। तुगलक वंश का जो पहला शासक था, तो ये था आपका गयासुद्दीन तुगलक, वह शासक जिसने नहरों का निर्माण कराया था। तो दोस्तों ये था आपका गयासुद्दीन तुगलक, इसने नहरों का निर्माण कराया था। दूसरा, कृषि उत्पादन पर ध्यान दिया और इसमें वृद्धि भी की थी। साथ में इसने तीसरा कार्य किया था, तुगलकाबाद नगर की स्थापना भी कराई थी। गयासुद्दीन तुगलक के बाद दिल्ली का सुल्तान कौन बना था? तो दोस्तों ये बना था MBT, मोहम्मद बिन तुगलक। मध्यकाल में पागल बादशाह किसे कहा गया? तो दोस्तों ये पागल बादशाह कहा गया था MBT को, मोहम्मद बिन तुगलक को। जो आपका MBT था उसने अपनी राजधानी जो है देवगिरी से दौलताबाद स्थापित की थी। अगर आपसे पूछा जाए कि जो आपका मोहम्मद बिन तुगलक था उसने अपनी राजधानी देवगिरी से कहाँ पर स्थापित की थी? तो दोस्तों ये की थी दौलताबाद में। सांकेतिक मुद्रा का प्रारंभ किसने किया था? तो ये किया था आपके मोहम्मद बिन तुगलक ने, MBT ने। दोस्तों सांकेतिक भाषा आज के समय की एक तरह की बिटकॉइन है, एक तरह की बिटकॉइंस है, या हम कह सकते हैं जितनी भी हमारी क्या है, वर्चुअल, जितनी हमारी जो है वर्चुअल मनी है या वर्चुअल
करेंसी है, जो जितनी हमारी वर्चुअल करेंसी है वे सब क्या है, सांकेतिक मुद्रा एक तरीके की। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक जो है ये बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान व्यक्ति था, लेकिन उस समय क्या है, इसकी नीति को अच्छे से क्रियान्वित नहीं किया गया, जिसकी वजह से इसको पागल शासक कहा गया। इब्न बतूता की पुस्तक है एक जिसका नाम है रहेला, कहीं कहीं पे इसको रूहेला भी लिखा होता है, या तो रेहला लिखा होता है या रूहेला भी लिखा रहता है, जिसमें कहा गया है कि सुल्तान की घटनाओं के बारे में वर्णन करते हुए कहा गया है, और साथ में कहा कि मोहम्मद बिन तुगलक को जनता से और जनता को मोहम्मद बिन तुगलक से मुक्ति मिल गई, जो ये इब्न बतूता था। तो दोस्तों ये आपके मोरक्को का यात्री था, और मोरक्को जो है ये आपकी अफ्रीका महाद्वीप में आता है। किसके शासनकाल में दक्षिण में किन दो भाइयों ने विजयनगर की स्थापना की थी? तो दोस्तों उस समय था मोहम्मद बिन तुगलक, MBT मोहम्मद बिन तुगलक था, और उस समय क्या है, दक्षिण में दो भाइयों ने विजयनगर की स्थापना की थी, जिनका नाम था हरिहर और दूसरे का नाम था बुक्का। हरिहर और बुक्का जिन्होंने स्थापना की थी 1336 में। कब की थी दोस्तों? तो ये की थी 1336 में। मोहम्मद बिन तुगलक निपुण क्या में था? तो दोस्तों ये था फिलोसफी में, जो आपकी फिलोसफी होती है इसमें ये बहुत ज़्यादा निपुण था। विजयनगर की स्थापना की थी, तो दोस्तों ये की थी जो अभी आपको मैंने बताया था हर एवं बुक्का ने 1336 ईस्वी में। किसने सबसे पहले ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था? तो दोस्तों ये लगाया था फिरोज शाह मेहता ने, FST ने, फिरोज शाह मेहता ने सर्वप्रथम ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था। चलिए अब आगे देखते हैं, किसके शासनकाल में सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण किया गया था? तो ये किया गया था आपके फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में। तो दोस्तों फिरोज शाह तुगलक के काल में सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण हुआ था, और क्या है सबसे पहले जो स्टार्ट की थी, तो दोस्तों ये की थी आपके मोहम्मद बिन तुगलक ने। किसके शासनकाल में टोपरा एवं मेरठ में जो अशोक के स्तंभ थे उसको लाकर दिल्ली में स्थापित किया गया था? तो ये भी किया गया था फिरोज शाह तुगलक के समय में। ये भी आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। दीवान खैरात विभाग की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी फिरोज शाह तुगलक ने। किसने सिंचाई तथा लोक निर्माण कार्य पर पर्याप्त ध्यान दिया था? तो दोस्तों ये दिया था फिरोज शाह तुगलक ने, जिसको कहते हैं FST। तो दोस्तों ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लिया जाता है कि सिंचाई और जो आपका लोक निर्माण कार्य है इस पर सबसे ज़्यादा ध्यान किसने दिया था? तो दोस्तों ये दिया था फिरोज शाह तुगलक ने। किसके शासनकाल में जो दास थे इनकी संख्या सबसे ज़्यादा थी? तो आपको देखने को मिलेगा फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में। फतुहात ए फिरोज शाह की रचना की थी फिरोज शाह तुगलक ने। फतुहात ए फिरोज शाह की रचना की थी फिरोज शाह तुगलक ने। किस वंश के शासकों में सबसे अधिक शासन किया? तो दोस्तों ये किया था आपके तुगलक वंश ने। तो इन्होंने किया था लगभग 200 वर्ष तक, लगभग 200 वर्ष तक शासन किया था। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो दोस्तों ये थी इल्तुतमिश की, जिसने शासन संभाला था 1236 से, और ये रहती शायद 1240 तक, लगभग 3.5 साल तक इसने शासन किया था। अब आगे बात करते हैं स्वतंत्र प्रांतीय राज्य की। जौनपुर की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों ये की थी फिरोज शाह तुगलक ने, FST ने। सारकी वंश की स्थापना की थी मलिक सरवर ने। कश्मीर का अकबर कहा जाता है जैन उल आबदीन को। ये क्वेश्चन भी आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पूछ लिया जाता है कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है? तो दोस्तों ये कहा जाता है जैन उल आबदीन को। गुजरात का सबसे प्रतापी शासक था मोहम्मद बेगड़ा। मालवा में खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी आपके महमूद शाह ने। चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण किसने किया था? तो ये करा था राणा कुंभा ने। तो दोस्तों ये क्या था इन्होंने 1448 में। हल्दी घाटी का जो युद्ध है ये किसके बीच लड़ा गया था? दोस्तों ये लड़ा गया था अकबर और महाराणा प्रताप के बीच, जो हुआ था 1576 में। कुछ बुकों में ऐसा लिखा है कि इसमें जो महाराणा प्रताप है ये हार गया था, और कुछ बुक ये कहती है कि अकबर हार गया था, जिसकी वजह से वो वापस चला गया था। मेवाड़ की राजधानी थी? तो दोस्तों ये थी चित्तौड़।
खान देश की राजधानी थी, ये थी बुरहानपुर। किसने खान देश को अपने राज्य में मिलाया था? तो दोस्तों जो हमारे अकबर ग्रेट थे, इन्होंने क्या करा था, खान देश को अपने राज्य में मिला लिया था। अब आगे बात करते हैं सैयद वंश की। खिज़्र खान ने सुल्तान के बदले रैयत ए आला की उपाधि धारण की थी। अगर आपसे पूछा जाए कि रैयत ए आला की उपाधि किसने धारण की थी, तो दोस्तों ये की थी आपके खिज़्र खान है। और जो खिज़्र का है ये सैयद वंश का संस्थापक है। इसने अपने सिक्के नहीं बनवाए थे, जो सिक्के थे इसने नहीं चलाए थे। इसने क्या करा, जो तुगलक शासकों के नाम से सिक्के चल रहे थे उन्हीं को ही चलाया था। इसने पंजाब, मुल्तान और सिंध को दिल्ली सल्तनत में शामिल किया था। अगर आपसे पूछा जाए कि पंजाब, मुल्तान और सिंध को किस दिल्ली सल्तनत के शासक ने अपने राज्य में शामिल किया था, तो दोस्तों ये था आपका खिज़्र का। दिल्ली सल्तनत में शासन करने वाला सैयद वंश एकमात्र शिया समुदाय था। ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि दिल्ली सल्तनत में ऐसा कौन सा शासन वर्ग था या राजवंश था जिसने शिया समुदाय को शासन करने पे मजबूर किया, तो दोस्तों ये था आपका सैयद वंश। चलिए अब देखते हैं सैयद वंश के जो संस्थापक थे, तो ये थे आपके खिज़्र खां। अब आगे देखते हैं, क्योंकि इसमें इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लोधी वंश। तो दोस्तों जो आपका लोधी वंश है इसकी स्थापना की थी बहलुल लोधी ने। वे अफ़गानों की महत्वपूर्ण शाखा साहूकेल से संबंधित है। अगर आपसे पूछा जाए कि जो आपके लोधी वंश के संस्थापक है जिसका नाम है बहलुल लोधी, वह कहाँ से संबंधित है, तो दोस्तों ये आपके अफ़गान से संबंधित है। ये एक तरह के अफ़गान थे। दिल्ली का सुल्तान बनने पर उसने क्या है, इन्होंने क्या करा था, दिल्ली के जब सुल्तान बने इन्होंने गाजी की उपाधि धारण की थी। किसकी उपाधि धारण की थी? गाजी की उपाधि धारण की थी। इसने अफ़गान सरदारों को जागीरें प्रदान की थी। बहलुल लोधी ने जौनपुर को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया था। सारकी वंश स्वतंत्र रूप से शासन कर रहा था। इसने बहलुल लोधी नामक एक सिक्का भी चलाया था। अगर आपसे पूछा जाए कि अपने नाम का सिक्का किस राजा ने या किस सम्राट ने चलाया था या किस शासक ने चलाया था, तो दोस्तों ये था आपका बहलुल लोधी। अपने नाम के सिक्के, अपने नाम के सिक्के चलाए थे किसने? बहलुल लोधी ने। यह सिक्का अकबर के शासनकाल तक प्रचलन में रहा था। अपने सरदारों को मकसद ए अली कहकर पुकारता था। ये अपने सरदार को कहता था मकसद ए अली। सरदारों के खड़े रहने पर वह स्वयं भी खड़ा हो जाता था। आप कह सकते हो कि जो बहलुल लोधी के समय में सरदार थे वह चरमू उत्कर्ष पे थे। उनकी पावर इतनी थी कि उन्हें देखकर राजा भी खड़ा हो जाता था। चलिए अब आगे देखते हैं। तो बात करते हैं लोधी वंश की स्थापना किसने की, तो दोस्तों ये की थी बहलुल लोधी ने। दिल्ली पर पहला अफ़गान शासक जो था, तो दोस्तों ये था बहलुल लोधी। किसने सरदार को मकसद ए अली कहकर पुकारा, तो दोस्तों ये था आपका बहलुल लोधी। और इसी के समय में जब सरदार स्वयं खड़े होते थे तो सम्राट या सुल्तान स्वयं भी खड़े हो जाते थे। आगरा नगर की स्थापना की थी, तो दोस्तों ये की थी आपकी सिकंदर लोधी ने। ये भी आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भूमि मापने की प्रणाली जिसको कहते हैं गज सिकंदरी का प्रचलन किसने किया था, तो ये किया था आपका सिकंदर लोधी ने। ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। किसने आगरा को अपनी राजधानी बनाया था, तो दोस्तों आगरा को अपनी राजधानी वही बनाएगा जिसने इस नगर की स्थापना की थी। और आगरा नगर की स्थापना की थी सिकंदर लोधी ने। अब आगे देखते हैं, जो सिकंदर लोधी है उसकी बीमारी उसकी मृत्यु किस बीमारी के कारण हुई थी, तो दोस्तों उसकी मृत्यु हुई थी गले की बीमारी के कारण। लोधी वंश का जो अंतिम शासक था इसका नाम था इब्राहिम लोधी। सुल्तानों की राजभाषा थी, तो दोस्तों यहाँ पे क्या है, जो हमारा पूरा दिल्ली सल्तनत है इनकी जो राजकीय भाषा होती थी वो फारसी होती थी। पानीपत का प्रथम युद्ध जो है किसके बीच लड़ा गया, तो दोस्तों ये लड़ा गया था बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच।
जो आपके हुआ था 1526 में। तो दोस्तों ये हुआ था 1526 में। अब देखते हैं जो हमारा सल्तनत कालीन व्यवस्था थी किस प्रकार की थी। दो वंशों ने दिल्ली सल्तनत के तत्काल पहले और बाद शासन किया। तो दोस्तों ये थे, सबसे पहले किया था आपके गुलाम वंश ने, और फिर किया था आपके तुगलक वंश ने। अब आगे देखते हैं। सल्तनत काल में केंद्रीय प्रशासन का जो मुखिया था वो कहलाता था सुल्तान, क्योंकि सुल्तान ही सबको देख रेख करता था। तो इस तरीके से सुल्तान ही केंद्रीय प्रशासन का मुखिया होता था। अमीरों का महत्व सबसे ज़्यादा किस आपको राज्य वंश में देखने को मिलता है, किस शासनकाल में देखने को मिलता है। तो दोस्तों ये हमें देखने को मिलता है लोधी वंश में। तो क्योंकि दोस्तों लोधी वंश में क्या था, जो हमारे सरदार होते थे या अमीर होते थे, जब वो खड़े होते थे उन्हें देखकर स्वयं भी जो हमारा सुल्तान था वो खुद भी खड़ा हो जाता था। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो हमारे अमीर हैं या हमारे जो सरदार थे उनका चरमोत्कर्ष था लोधी वंश में। प्रशासन की सबसे छोटी जो इकाई होती है, तो दोस्तों आप किसी भी काल में चले जाओ, प्राचीन काल में चले जाओ, मध्यकाल में चले जाओ या आधुनिक समय में आ जाओ, जो प्रशासन की सबसे छोटी इकाई रही है वो हमेशा गाँव रही है। किसने एकता प्रथा को समाप्त किया था? तो दोस्तों ये समाप्त किया था आपके अलाउद्दीन खिलजी ने। और एकता प्रथा जो है ये चलाई थी आपके इल्तुतमिश ने। जो आपकी एकता प्रथा है ये इल्तुतमिश ने चलाई थी और इसको समाप्त किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। एकता प्रथा को दोबारा किसने चलाया था? तो दोस्तों ये चलाया था फिरोज शाह मेहता ने, और इसको ख़त्म किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। सल्तनत काल में